गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे इतिहास के एक नए अध्याय नंबर 8, संस्कृतियों का टकराव, इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पाठ के टाइटल की, संस्कृतियों का टकराव। सबसे पहले हम समझते हैं कि संस्कृति क्या होती है। किसी भी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की वेशभूषा, खान पान, धार्मिक विश्वास के सम्मिलित रूप को हम संस्कृति कहते हैं। सेकंड हमारे पास आता है टकराव। ये टकराव दो या दो से अधिक संस्कृतियों के बीच जब विचारधाराओं का युद्ध होता है, धार्मिक वर्चस्व का, विचारधारा, धार्मिक वर्चस्व, सामाजिक अस्तित्व और राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति, इन सभी के लिए जब दो या दो से अधिक संस्कृतियां आपस में लड़ना शुरू कर देती है तो उसको हम बोलते हैं संस्कृतियों का टकराव। और इस पाठ के अंतर्गत हम उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, व यूरोपीय देशों के बीच भिन्न भिन्न संस्कृतियों का जो टकराव हुआ उसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार यूरोपीय लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत ही साहसिक समुद्री यात्राएं करके इन महाद्वीपों में पहुंचे और इन महाद्वीपों में पहुंचने वाले दो महत्वपूर्ण देश थे, स्पेन व पुर्तगाल के नाविक। इन लोगों ने अपनी काबिलियत के दम पर इन क्षेत्रों के अंदर अटलांटिक महासागर को पार किया और इस घटना को अटलांटिक पारगमन के नाम से भी जाना जाता है। इनसे पहले किसी भी व्यक्ति के अंदर ये साहस नहीं था कि वो अटलांटिक महासागर के पानी में अपने जहाज़ों को उतार सके। ये वो नाविक थे जिन्होंने जहाज़ों को पानी में उतारा ही नहीं है बल्कि इस महासागर के पार की यात्रा भी की और पहली बार इस महासागर को पार करके उसके दूसरे किनारे के ऊपर बसे हुए लोगों के बारे में जाना। और अब हमारे पास एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ये लोग वहाँ क्यों गए। उसका सबसे बड़ा रीज़न था सोने और चांदी के भंडार। इन लोगों को पता लगा कि सुदूर के उन क्षेत्रों के अंदर बहुमूल्य सोने और चांदी के भंडार है और हमें उन क्षेत्रों को खोज करके उन भंडारों के ऊपर क्या कर लेना चाहिए, अधिकार कर लेना चाहिए।
इस कारण जो है स्पेन के और पुर्तगाल के जो शासक हैं वो अपने नाविकों को प्रोत्साहित करते थे इस प्रकार की यात्रा करने के लिए, और वो उन्हें प्रलोभन भी देते थे कि यदि उन्होंने उस क्षेत्र को विजिट कर दिया तो हम आपको वहाँ का क्या बना देंगे, गवर्नर बना देंगे, और समाज के अंदर इन क्षेत्रों के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा क्या की जाएगी, प्रतिष्ठा की जाएगी, इज्जत और मान दिया जाएगा आपको। इसी श्रेणी के अंदर 1492 ईस्वी के अंदर क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की यात्रा के लिए निकला था। वो चाहता था भारत पहुंचना, और वो जिस क्षेत्र के ऊपर पहुंचा उसका नाम उसने रखा इंडीज। लेकिन बाद में पता चला कि ये वो भारत नहीं है जहां पर वो पहुंचना चाहता था, और ये जो क्षेत्र है ये भारत के पूर्व में स्थित है। उसके बारे में हमें इटली के एक महत्वपूर्ण जो है यात्री मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांतों में भी बताया गया है। उसने अपनी जो यात्रा वृत्तांत लिखे थे, यात्राएं की थी उसने, उसमें भी इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो बाद में जब खोज हुई तो पता चला कि ये जो नई दुनिया है, ये कौन सी दुनिया है, नई दुनिया, क्योंकि अमेरिका जो महाद्वीप है वो पहली बार लोगों के समक्ष आया था, इसलिए एक नई दुनिया के लोगों को दर्शन हुए। उस क्षेत्र के लोगों के बारे में पहले लोग नहीं जानते थे। तो उस दौरान जो है इस क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण सभ्यताएं जो हैं जन्म ले चुकी थी, फल फूल रही थी, विकसित हो रही थी। उसमें कौन कौन सी थी? माया, एज़टेक और इंका। इन क्षेत्रों के अंदर ये तीन महत्वपूर्ण संस्कृतियां फल फूल रही थी। और जब स्पेन और पुर्तगाल के नाविक यहाँ पहुँचे तो इन संस्कृतियों के लोगों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और उनको हर उसके कार्यक्रम में मदद की। और यहीं से उन यूरोपियन लोगों ने उनके उस सरल व्यवहार का फ़ायदा उठाया और उनका यहाँ पर शोषण करना शुरू कर दिया। इस कारण दोनों संस्कृतियों के बीच क्या हुआ? टकराव हुआ। और वो टकराव किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में हम हमारे इस पाठ के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जो तटवर्ती जो द्वीप समूह थे, जो महासागर के साथ लगते थे, यहाँ पर बहुत से लोग आकर के बसते थे। और अमेरिका महाद्वीप का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ था, और आज भी उसका वही क्षेत्र बहुत अधिक जो है जंगलों से ढका हुआ है। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न। ये प्रश्न आता है बहुत बार, किसकी दृष्टि से है? प्रवाह की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, मीलों तक ये घने जंगलों के अंदर क्या करती है? बहती है। और इसे विश्व की सबसे बड़ी क्या माना जाता है? नदी माना जाता है। ये कौन से महाद्वीप में बहती है? जो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वहां बहती है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा उत्तरी अमेरिका है उसका एक देश है मैक्सिको। मैक्सिल क्षेत्र के कारण इस क्षेत्र का नाम मैक्सिको पड़ा था। तो यहाँ भी समुद्र तट के आसपास बहुत बड़े विस्तृत मैदान है, और जहाँ पर जंगल नहीं है वहाँ पर बड़े बड़े गांव बसे हुए हैं। अब हमारा पाठ्यक्रम यहाँ स्टार्ट होता है और हम बात करेंगे सबसे पहले कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राज़ील के जन समुदाय। यहाँ पर हम एक समुदाय की बात करेंगे जिसका नाम था अरावाकी लुकायो।
और ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, अरावाकी लुकायो से आप क्या समझते हैं? तो हम आपको यहाँ बताएंगे कि जो कैरेबियन सागर था, वेस्ट इंडीज के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? कैरेबियन। वहाँ रहने वाले लोगों को कैरेबी लोग बोला जाता है। तो आपने कई बार सुना भी होगा कि वेस्ट इंडीज मूल के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनको लोग क्या बोलते हैं? कैरेबियन बोलते हैं, क्योंकि ये कैरेबियन सागर के आसपास के सैकड़ों जो द्वीप समूह है वहाँ पर रहते हैं। तो अरावाकी जो लुकायो समुदाय के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? वृहत्तर एंटिलीज में। ये एक जगह का नाम है, वृहत्तर एंटिलीज के अंदर ये रहते थे। और यहाँ का एक सबसे खूंखार कबीला था कैरब। कैरब खूंखार कबीला। और उन्होंने इन अरावाकी लुकायो समुदाय के लोगों को कहाँ पर खदेड़ दिया था? वृहत्तर एंटिलीज से कहाँ भेज दिया इनको? लघु एंटिलीज में। लघु एंटिलीज में। और वहां पर ये लोग रहते थे, क्योंकि अरावाक जो समुदाय के लोग थे वो क्या थे? शांति प्रिय। क्या थे वो लोग? शांति प्रिय थे। और वो लड़ने की बजाय बातचीत से किसी भी झगड़े का क्या करना चाहते थे? निपटारा करना चाहते थे। ये लोग कुशल नौका निर्माता भी थे, नाव बनाने में बड़े कुशल थे। और उनके अंदर बैठ करके ये समुद्र के अंदर की क्या करते थे? यात्राएं करते थे। इन लोगों का जो महत्वपूर्ण व्यवसाय था वो था खेती, शिकार और मछली पकड़ना। ये लोग मक्के, आलू और अन्य जो है कंदमूल जो है वो क्या करते थे? उगाते थे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा प्रश्न यहीं पर स्टार्ट हो जाता है कि अरावाक संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अरावाक संस्कृति के बारे में हम क्या जानते हैं? तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ये लोग एक साथ मिलकर के खाद्य उत्पादन करते थे। पहली विशेषता थी इनकी संस्कृति की कि सभी लोग इकट्ठे मिलकर के अपने खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करते थे, और केवल उतना ही जिससे उनका वर्तमान क्या रहे? सुरक्षित रहे। दूसरी बात थी, जो समाज था वो बुजुर्गों के अधीन था। प्रत्येक वंश के अंदर जो बुजुर्ग व्यक्ति होता था वो उस पूरे वंश को क्या करता था? नियंत्रित करता था। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी बहुविवाह प्रथा थी। यहां पर व्यक्ति जो है एक से अधिक क्या कर सकता था? विवाह कर सकता था। चौथी बात थी, ये जीववादी थे। जीववादी का अर्थ मैं आपको यहां बता देता हूं, वो व्यक्ति जो सजीव के साथ निर्जीव में भी जीवन मानता हो। यानी कि वो ये मानता हो कि पत्थरों में भी क्या रहती है? आत्मा रहती है। इसके अलावा नंबर 5 में था समन लोग। इनकी संस्कृति का हिस्सा थे। ये लोग क्या करते थे? व्यक्तियों के कष्ट मिटाते थे। आत्मा संबंधी जो कष्ट होते थे उनका निवारण करते थे। और ये लोग इहलोक, इहलोक का मतलब इसी लोक में, जिस लोक में मानव रहता था। परलोक का मतलब स्वर्ग, यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के स्वर्ग के लोगों के साथ मध्यस्थता करवाते थे। वो लोग कौन होते थे? समन लोग। कई बार सिंपल भी ये प्रश्न पूछा जाता है, समन से आप क्या समझते हैं? आइए अब हम एक मैप के माध्यम से ये जाने कि ये जो तीनों सभ्यताएं हैं वो किस किस क्षेत्र में फैली हुई थी। तो ये महाद्वीप हमारे पास है उत्तरी अमेरिका, और ये महाद्वीप हमारे पास दक्षिणी अमेरिका है। और दक्षिणी अमेरिका के अंदर ये विश्व की सबसे बड़ी नदी बहती है जिसका नाम है अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी नदी। अब हमारे पास 3 सभ्यताएं थी अमेरिका के अंदर। जिस सभ्यता का उदय हुआ, ईका, इसकी राजधानी कौन सी थी? कुज्को। उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका
और उत्तरी अमेरिका के मध्य के अंदर एक सभ्यता का उदय हो रहा था, माया। सेकंड और थर्ड हमारे पास आ जाती है एज़टेक। ये अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ये कैरिबियन महासागर है। कैरिबियन महासागर के बृहत्तर एंटीलीज के अंदर कौन रहते थे? अरावाकी लुकायो समुदाय के लोग रहते थे। इनको बाद में लघु एंटीलीज तक क्या कर दिया गया था? खदेड़ दिया गया था। उत्तरी अमेरिका के अंदर ही ये है मैक्सिको की खाड़ी, जो मैक्सिको देश के पास स्थित है। क्योंकि ये जो नीचे का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये मैक्सिको है। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है वो है कनाडा। उसके बाद में बारी किसकी आती है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। ये वो क्षेत्र था, इस क्षेत्र के अंदर 3 महत्वपूर्ण संस्कृतियों का उदय हुआ, ईका, माया और एज़टेक, जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक इस पाठ में पढ़ेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे थे यहाँ अरावाकी लुकायो समुदाय की। वो कौन थे? उनकी संस्कृति क्या थी? ये लोग सोने के गहने पहनते थे। अरावाकी लोग का ये समुदाय के लोग किसके गहने पहनते थे? सोने के। और ये लोग यूरोपीय लोगों की तरह सोने को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, क्योंकि यहाँ पर सोना बहुतायत मात्रा में मिलता था। और इन लोगों को अगर यूरोपवासी अगर सोने के बदले में कांच का मनका भी दे देता तो ये बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि सोने से ज़्यादा जो है वो कांच का मनका क्या करता था? चमकता भी था और सुंदर भी दिखाई देता था। इन लोगों की एक खास कला थी, वो थी बुनाई की। ये बुनाई बहुत अच्छी करते थे और यहाँ पर बुनाई के जरिए जो है हेमक यानी कि झूले का इस्तेमाल करते थे ये, जो यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी विशेषता थी। और यूरोपीय लोगों ने उनके झूले को यानी कि उस हेमक को बहुत ज़्यादा क्या किया था? पसंद किया था। दूसरी बात मैंने आपको अरावाकी समुदायों के बारे में बताई थी कि वो लोग बहुत उदारवादी थे। क्या थे? उदारवादी। स्पेनी लोगों ने जब उनसे ये पूछा कि यहाँ जो सोना है उसको निकालने में आप हमारी मदद करेंगे, तो इन लोगों ने स्पेन के लोगों की बिना किसी झिझक के जो है मदद की। लेकिन आगे चल कर के इन्हीं लोगों को स्पेन की जो क्रूरतापूर्ण नीति थी उसका सामना करना पड़ा और उनका विरोध भी किया, और अरावाकी लुकायो समुदाय के लोगों को उसके विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़े। और 25 साल के भीतर ही स्पेनिश लोगों के संपर्क में आने के बाद इनकी संस्कृति क्या हो गई? नष्ट हो गई। स्पेनी लोगों ने इनकी संस्कृति को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया 25 वर्षों में ही। और इस पाठ का हमारा टाइटल भी यही है, संस्कृतियों का टकराव। क्योंकि स्पेनी लोग चाहते थे अगर हम यहाँ पर अपनी संस्कृति को अगर विकसित कर लेंगे तो ये लोग उस संस्कृति को अपना लेंगे और सदा के लिए क्या हो जाएंगे? हमारे हो जाएंगे। ये लोग किसी भी प्रकार का प्रकृति का विरोध नहीं करते थे। अब हमारे पास एक नेक्स्ट पर्सन भी यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, तुपिनाबा से आप क्या समझते हैं? अरावाकी लुकायो समुदाय के अलावा एक और समुदाय भी रहता था जिनको क्या बोला जाता था? तुपिनापा। और ये लोग कहाँ रहते थे? दक्षिणी अमेरिका का एक देश है ब्राज़ील, वहाँ रहते थे ये लोग। और ये जो ब्राज़ील जो गांव है इसका जो नाम है, यहाँ एक वृक्ष पाया जाता था, ब्राज़ील वुड। और इसी ब्राज़ील वुड नाम के पेड़ के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? ब्राज़ील। कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्राज़ील का नाम ब्राज़ील क्यों पड़ा? तो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनके पास क्या नहीं था? लोहा नहीं था। किसके बारे में नहीं जानते थे? लोहा के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि पेड़ को काटने के लिए लोहे के कुल्हाड़े की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये लोग अपनी जो आजीविका है वो किससे चलाते थे? फलों को इकट्ठा कर लेते थे, सब्जियां उगा लेते थे, या मछलियां जो मिल जाती थी जल में उन मछलियों पे। इस कारण ये लोग किसके ऊपर निर्भर नहीं थे? खेती पर निर्भर नहीं थे।
क्योंकि खेती करने के लिए पहले जंगलों को क्या करना पड़ता था, साफ करना पड़ता था, उसके लिए कुल्हाड़ा इनके पास नहीं था। लेकिन जब यूरोपवासी लोग यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि ये लोग तो बड़ी खुशहाली के साथ, प्रकृति के साथ मेलजोल करते हुए बहुत आसानी से रह रहे हैं, तो उनको इन लोगों से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हुई। क्योंकि उन्होंने देखा कि इनका ना कोई राजा है, ना इनकी कोई सेना है, ना इनका कोई चर्च है जो इनकी जिंदगी को क्या कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। जबकि पुर्तगाल और स्पेन के जो यूरोपीय देश थे वहां पर तो राजा जो है उनकी दिनचर्या को, चर्च जो है उनकी दिनचर्या को नियंत्रित करता था। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट स्टार्ट होता है वो आता है मध्य और दक्षिणी अमेरिका की राज्य व्यवस्थाएं। तो जो मध्य अमेरिका है उसके अंदर दो प्रकार की महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी, एज़टेक व माया। ये तो थी मध्य अमेरिका में। कहां पर थी ये? मध्य अमेरिका में। कहां थी ये? मध्य अमेरिका में। और उसके बाद हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की, तो यहां कौन सी थी? इंका। तो हम इन क्षेत्रों के अंदर कैरेबियन और ब्राजील क्षेत्रों के विपरीत जो मध्य जो समाज था, ये जो इंका जो सभ्यता है, इस सभ्यता के अपेक्षा जो मध्य अमेरिकी जो समाज था वो ज्यादा संगठित था। यानी कि एज़टेक और माया जो सभ्यता है वो ज्यादा संगठित थी। किसकी अपेक्षा? इंका की अपेक्षा। इंका क्या थी? असंगठित थी, ज्यादा संगठित नहीं थी। तो वहां के जो महत्वपूर्ण जो लोग थे, महत्वपूर्ण जो खाद्यान्न था उनका, वो था मक्का, या मक्के की जो है बहुत ज्यादा क्या की जाती थी? खेती की जाती थी। इन शहरों की अगर हम वास्तुकला देखें, जिनके केवल आज हमारे पास अवशेष हैं, तो वो आने वाले लोगों को क्या कर देते थे? मुग्ध कर देते थे, उनको मोहित कर देते थे। अगर हम ग्वातेमाला का माया मंदिर देखें, कहां का मंदिर देखें? ग्वातेमाला का माया मंदिर, तो उसकी संरचना को देख के, उस कलाकृति को देख करके, उसकी वास्तुकला को देख करके लोग जो है दांतों तले उंगली दबा लेते, इतना आकर्षक मंदिर था। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ग्वातेमाला का मंदिर किसको समर्पित है, किस सभ्यता को? तो माया को। या कई बार यह पूछा जाता है कि माया मंदिर कहां स्थित है, तो कहां स्थित है? ग्वातेमाला में स्थित है। आइए अब हम हमारी उन तीन सभ्यताओं में से एक महत्वपूर्ण जो सभ्यता है, एज़टेक। कौन सी महत्वपूर्ण सभ्यता है? एज़टेक, एज़टेक जन। इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।